नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं सुशीला टॉक भौरे का उपन्यास नीला आकाश, एपिसोड 5। चंद्री और भीकू जी ने 1958 के साल में अपने बेटियों को स्कूल भेजा था। सीता और राधा दोनों बहनों का नाम एक साथ पहली कक्षा में लिखवाया। उनकी उम्र में सिर्फ 1.5 साल का ही अंतर है। दोनों की जन्म तिथि बताने के बाद भी एडमिशन करने वाले मास्टर साहब ने दोनों लड़कियों को दाएं हाथ से अपना बायां कान पकड़ने के लिए कहा और स्कूल एडमिशन के लिए उचित उम्र का अनुमान लगाकर उनका नाम रजिस्टर में लिख लिया था। उसके दूसरे दिन से दोनों बहनें छोटी थैली में अपनी अपनी स्लेट पट्टी और कलम लेकर स्कूल जाने लगी थी। वे मांग जाति की हैं, ये बात कक्षा में सबको पता थी। पालकों ने स्कूल के अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया था। मांग अछूत जाति बच्चों के पास नहीं बैठना, इनके हाथ का कुछ खाना नहीं पीना नहीं, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, पंडित मास्टर ये कहते और उन्हें कक्षा में सबसे पीछे बैठाते। दिन भर कक्षा में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों की धूम मस्ती चलती रहती। सीता और राधा चुपचाप अपनी स्लेट छाती से चिपकाए कक्षा के बच्चों को देखती रहती। गुरुजी कुर्सी पर बैठते ऊँधते रहते। छुट्टी की घंटी बजते ही सब बच्चे अपने अपने बस्ते पकड़कर घर की तरफ भागते। फिर अगले दिन यही सब होता। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला के अक्षर और गिनती लिख देते। बच्चे उन्हें जोर जोर से पढ़ते हुए अपने स्लेट पर लिखते। सबसे पीछे बैठी सीता और राधा को न कुछ दिखाई देता न कुछ समझ में आता। वे चुपचाप अपनी स्लेट पर आड़ी तिरछी लकीर बनाती रहती। उनकी स्लेट पट्टी कोई नहीं देखता। वे भी मास्टर जी से कुछ नहीं पूछती। कभी कभी दोपहर के खाने की छुट्टी में ही अपना बस्ता लेकर वे घर जाती। चंदरी और भीकू जी अपने काम में लगे रहते। उन्हें क्या पता इस स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है। साल निकलने पर परीक्षा हुई, रिजल्ट निकला। मास्टर जी ने सीता और राधा को पहली कक्षा में ही रोक लिया। ना स्कूल में पढ़ाई ना घर में। बच्चियां भी क्या करती। फिर से पहली कक्षा में अ आ इ ई सीखती रही। 2 साल के बाद वे पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंची। 2 साल के बाद लक्ष्मी और पार्वती भी स्कूल जाने लगी। बड़ी 2 बहनें दूसरी कक्षा में और छोटी 2 बहनें पहली कक्षा में 3 साल तक पढ़ती रही। बेचारी बच्चियां मास्टर जी की उपेक्षा और डांट फटकार से घबराकर स्कूल जाने से डरने लगी। कक्षा में जूली मसीह, सुरेखा देशपांडे होमवर्क न करें, पढ़ाई न करें, कक्षा में शोर करें, तब भी उन्हें सजा नहीं मिलती। डांट फटकार और सजा सीता और राधा को ही मिलती। कक्षा में झाड़ू लगाना, बैठने की पट्टी बिछाना सीता और राधा के काम थे। प्रतिदिन उनसे ये काम भी कराए जाते, मगर वे स्कूल के पानी के घड़े को छू नहीं सकती थी। प्यास लगने पर चपरासी दूर से पानी पिलाता था। उनके साथ उपेक्षा और अपमान का व्यवहार किया जाता। वे तीसरी कक्षा से आगे नहीं बढ़ सकी। सीता, राधा, लक्ष्मी, पार्वती जैसे इतने अच्छे नाम होने के बाद भी उन्हें स्कूल में जाति भेद और छुआछूत का अपमान मिलता रहा। लक्ष्मी और पार्वती स्कूल में प्यास लगने पर पानी के घड़े के पास जाती। आसपास किसी को न देखकर वे अपने हाथ से पानी लेकर पी लेती। स्कूल का पानी का घड़ा छूने के दंड स्वरूप लक्ष्मी और पार्वती कई बार बुरी तरह पिटी। प्रतिदिन अपमान सहते हुए वे स्कूल जाने से कतराने लगी। स्कूल जाने के समय वे घर का काम करने लगती। स्कूल जाने की तैयारी धीरे धीरे करती। फिर ये कहकर स्कूल नहीं जाती कि अब तो देर हो गई, गुरुजी मारेंगे। जोर जबरदस्ती के साथ स्कूल भेजने पर रोती रहती। लड़कियों की ऐसी स्थिति देखकर एक दिन बेटियों को लेकर चंद्री अपने स्कूल में पहुंची। उसने बाहर से ही जोर से आवाज लगाई, कौन सा गुरुजी है जो मेरी बेटियों को मारता है? बताओ, मेरी बेटियां कौन सी गलती करती हैं? वो हेडमास्टर के ऑफिस में आई। उनका गुस्सा देखकर हेडमास्टर ने उसे समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मैं मास्टर से पूछूंगा। कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तुम घर जाओ, मैं मास्टर को समझा दूंगा। उस दिन हेडमास्टर ने भी लड़कियों को ही डांटा। चंदरी मास्टरों से लड़ती है, तब उसकी बेटियां आगे कैसे पढ़ पाती। पहले सीता और राधा का स्कूल जाना बंद हुआ, फिर लक्ष्मी और पार्वती ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। चंदरी के दिल में बहुत गुस्सा है। मेरी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया, मास्टरों ने मेरी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया, मेरी बेटियों को 2-2 क्लास से आगे नहीं पढ़ने दिया। हम उनके नाम विद्या सरस्वती रखते, फिर भी उन्हें नहीं पढ़ने देते।
कितना कपट है इनके मन में, इनका सत्यानाश हो जाए। भीखू जी ने चंदरी को समझाया, इसमें कुछ हमारी भी गलती है, हमने बेटियों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया। चंदरी भीखू जी पर बरस पड़ी, तुम्हारी तो ये आदत है, बस अपनी गलती देखते हो, उनकी नहीं। अरे उनकी नफरत, छुआछूत और बेईमानी तो सामने ही दिखाई देती है। चंदरी ने गुस्से से बोली, ध्यान तो खूब दिया था हमने, मैं खुद उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाती थी, मेरे सामने ही उन्हें मास्टर जी दुरदुराते हुए कहते थे, अरे अरे चंदरी, तेरी बेटियों को हिंदू महाजनों के बच्चों के बीच मत बैठा, इन दोनों के माँ बाप आकर देखेंगे तो मुझे ही बुरा भला कहेंगे। चंदरी याद करते हुए बताती, मेरी शेर जैसी बेटी राधा ने एक बार मेरे सामने ही मास्टर से कहा था, मास्टर साहब पीछे बैठने से हमको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। तो पता है मास्टर ने क्या कहा? उस पंडित मास्टर ने कहा, अरे तुमको पढ़ लिख कर क्या देश की प्रधानमंत्री बनना है? चुपचाप पीछे बैठो क्लास में, जो समझ में नहीं आए वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। मार मार कर समझाता था वो मास्टर, तभी तो मेरी बेटियां स्कूल जाने से डरने लगी थी। हिंदू महाजन के बच्चे हर साल पास होते गए और हमारी ऐसी मेहनत, समझदार, ऊंची, तंदुरुस्त बेटियों को हर साल फेल करते गए। देखो तो इनकी कितनी बेईमानी है, एक को भी आगे नहीं पढ़ने दिया बेईमानों ने। ये सुनकर भीखू जी का गुस्सा भी उबल पड़ा। गुस्से में ज्वालामुखी जैसे मन में दबा हुआ था, अचानक उसमें विस्फोट हो गया। भीखू जी बोले, चंदरी, ऐसे दुष्ट मास्टरों को तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। मास्टर सब बच्चों को ज्ञान देते हैं, उन्हीं से विद्या और बुद्धि आती है, मगर हमारे साथ ही वे ऐसा क्यों करते हैं? चंदरी ने भीखू जी की बात काटकर कहा, आती होगी हिंदू महाजनों के बच्चों को विद्या, हमारे बच्चों को कक्षा में बैठने ही नहीं दिया, फिर हम क्यों उन्हें गाली ना दें? भीखू जी ने समझाया, गाली देकर कोई फायदा नहीं है, इनका इलाज तो एक दिन मैं करूंगा। भीखू जी का गुस्सा देखकर चंदरी बोली, मैं सब जानती हूँ, इनकी 420 और बेईमानी, जाति भेद, ऊंच नीच के सारे नियम कानून इन्हीं पंडितों ने बनाए हैं और कहते हैं भगवान ने बनाए हैं। अरे भगवान क्या किसी के साथ बेईमानी करता है? अरे जिस दिन भगवान बेईमानी करेगा तब फिर उसे कौन पूजेगा? भगवान यदि कहीं है तो वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। चंदरी तू तो समझदार है। अरे बेईमान लोग भगवान के नाम पर खुद बेईमानी करते हैं, गरीबों को सताते हैं, समय आने पर सबको ठेंगा दिखा देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बड़े लोग हमसे मिलने आते हैं, समय निकल जाने पर कौन किसका? फिर तो जाति के नाम पर वे बड़े और हम छोटे। कब तक छोटे बने रहेंगे? एक न एक दिन तो हमारा भी आएगा। चंदरी को समझाते समझाते भीखू जी फिर से भड़क उठे, कब आएगा हमारा दिन? अजी हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बीत रही है, हमारे बच्चों को भी हमारी तरह लाचार बना रहे हैं। कब तक हम ऐसे जिंदगी जीते रहेंगे? चंदरी के मन में आक्रोश भर गया। बदल रहा है और बदलेगा। चंदरी का गुस्सा देखकर भीखू जी ने कहा, पहले हमारी छाया से भी छूत लगती थी, हमें देखने से उन्हें पाप लगता था। अब पूरे देश में छुआछूत हटाने का आंदोलन चल रहा है। हमारे राजनेता सरकार की नाक में दम कर रहे हैं। आजकल सरकार भी सबकी सुनकर चलती है। हमारी शिकायतें हम अपने नेताओं के मार्फत सरकार तक पहुंचाएंगे। जो मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ऐसे जातिवादी लोगों को हम सजा दिलवाएंगे। भीखू जी के स्वर में विश्वास है। चंदरी भीखू जी का मुंह देखती रही। वो जानती है उनकी जाति के मोरे, वनखेड़े, बनसोढ़े, साढ़े कई नेता हैं जो समाज जागृति का काम कर रहे हैं। सरकार तक उनकी पहुंच है। भीखू जी भी उनके सभा सम्मेलन में जाते हैं। चंदरी ने आशा के साथ दूर क्षितिज की ओर देखा। पश्चिम के आकाश में सूरज बड़े थाली के बराबर सिंदूरी रंग का दिख रहा है। उस दिन सांझ फूली थी, सब तरफ सुनहरा प्रकाश छिड़का है। सुबह का समय, सूर्योदय के पहले की लालिमा सब तरफ फैली है। मुर्गे बांग दे रहे हैं, मुर्गियां कुड़कुड़ा रही हैं, बकरियां खूंटे से बंधी अपने गले की रस्सी छुड़ाने का प्रयत्न करती हुई पुकार रही हैं। मैं मैं वाल्मीकि मोहल्ले की दिनचर्या सूरज निकलने के पहले से ही शुरू हो जाती है। वे अपने हाथों में लंबी झाड़ू और कचरा उठाने के लिए टोकने लेकर गांव की गली, मोहल्ले और मैदान, चौबारों की सफाई के लिए घर से निकल जाते हैं। बुधिया और कालीचरण की नौकरी के काम में आजकल मदन और किशन मिलकर मदद कर देते हैं, जिससे बुधिया को आराम मिलने लगा है। सब काम शांति से करके सुबह के 7-8 बजे तक वे घर लौट आते। वे सवर्ण बस्ती के शौचालय की सफाई करने जाते हैं। दोपहर के 2 बजे उन्हें हाजिरी देने मुकद्दम के पास जाना है। सुबह के काम के बाद दोपहर के 3-4 घंटे उनसे बेगार कराई जाती है।
मुकद्दम जो काम बताए, नाली खोदना, गड्ढे भरना, घास निकालना, मटर साफ करना, सब करना पड़ता है। शाम को काम से लौटने के बाद ही उनके घर में चहल पहल दिखाई देती है। सप्ताह में बाजार के दिन जब मटन मछली बनाते हैं, तब उनके घरों की ऊंची आवाज भीखू जी के घर तक सुनाई देती है। कभी हंसी खुशी की बातें, कभी आपस में दो दो हाथ की बातें। बुधिया घर लौटकर सबसे पहले नहाती है और फिर सबके लिए चाय, नाश्ता, रोटी पानी का इंतजाम करती है। उनके घर भी बकरा बकरी है, मुर्गा मुर्गी है, कुत्ता बिल्ली भी है। घर के पीछे सुअर का बाड़ा है। इनकी भूख प्यास का भी इंतजाम करना पड़ता है। बड़ा परिवार होने से सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। कालीचरण और चंदू चौहान का अधिकांश समय घर के बाहर कन्हान गांव में घूमने फिरने में बीतता है। सुबह की चाय और आलू पोहे का नाश्ता वे बाजार की होटल से लेते हैं। होटल के बाहर वे अपने कप संभाल कर रखते हैं। उन्हें धोकर उनमें चाय लेकर पीते हैं। कागज की पुड़िया में आलू पोहा दूर से दे दिया जाता है। अपमान के साथ मिले चाय और नाश्ते की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। दुकानदार पहले गिनकर पैसे लेते हैं, फिर चाय नाश्ता देते हैं। घर की औरतें रूखा सूखा बासी जूठा खाकर घर के गांव के काम करती रहती हैं। घर झाड़ना, पानी भरना, घर लीपना पोतना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब औरतों के काम हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।